Hello students, good morning. Today we will discuss chapter 4 planning. Our topic is limitations of planning. Because everybody know that there are two type of limitations, internal as well as external. तो what do you mean by the internal limitations? Internal limitations का मतलब होता है कि बिजनेस की इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से या वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनकी वजह से हमारा प्लान फेल होता है। तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स को इंटरनल लिमिटेशंस कहा जाता है और एक्सटर्नल लिमिटेशंस आर दोज लिमिटेशंस वो जो अनकंट्रोलेबल होती है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और उन फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से जो हमारा प्लानिंग प्रॉब्लम फेस करता है, हमारा प्लान सक्सेस नहीं हो पाता, तो वो एक्सटर्नल लिमिटेशंस होती है। इंटरनल लिमिटेशंस में फर्स्ट लिमिटेशंस आती है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी मीन्स when we make the plan and we also do the work according to the plan, sometime our internal conditions are changed and we also do the work according to the plan, then definitely our plan is not provide the positive results to our organization। ठीक है, तो कहते हैं प्लानिंग जो होती है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिजिडिटी क्रिएट कर रही है, क्योंकि हम प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अचानक मेरे बिजनेस में कंडीशन से सिचुएशंस चेंज हो जाती है, ठीक है, चेंज होने के बाद भी मैं प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ, तो फिर मेरा प्लान मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, सेल्स मैनेजर ने पॉलिसी बनाई कि 10% डिस्काउंट पे यानी कैश डिस्काउंट पे हमें गुड्स क्या करनी है, कस्टमर्स को सेल करनी है। एक सेल्समैन के पास एक लार्ज कस्टमर का ऑफर आता है कि इफ़ यू गिव 15% डिस्काउंट देन डेफिनेटली, ठीक है, आई गिव ऑर्डर 1000 यूनिट्स या 1 लाख यूनिट्स का मैं आपको अभी ऑर्डर दे देता हूँ। ठीक है, अब कस्टमर को लगा कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास 1 लाख यूनिट का एक ही दिन में मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, बट उसने एक कंडीशन रखी है, इफ़ यू गिव 15% डिस्काउंट देन आई विल गिव ऑर्डर 1 लाख यूनिट। तो ध्यान से सुनो, सेल्स मैनेजर ने उसको कितना प्लान यानी हम प्लान के अकॉर्डिंग कितने परसेंट की डिस्काउंट दे रखी है, 10% की। ठीक है, अचानक कंडीशन चेंज हुई, एक बड़ा ऑर्डर मेरे पास आया और बड़े ऑर्डर के अकॉर्डिंग मेरे सामने कंडीशन रखी है कि 15% डिस्काउंट दोगे तो ही मैं आपको 1 लाख यूनिट का क्या दूंगा, ऑर्डर। सोचो अब, ठीक है, सेल्समैन हैव नो पावर टू चेंज द प्लान, सो सेल्समैन इज आल्सो डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। आप प्लान के अकॉर्डिंग काम करेगा तो वो 15% डिस्काउंट नहीं दे पाएगा, एक बिग ऑर्डर उसके हाथ से क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है और बिजनेस को क्या फेस करना पड़ेगा, लॉस। तो कहते हैं प्लान ने ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्रिएट कर दी, रिजिडिटी क्रिएट कर दी। क्लियर। सेकंड एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों का 12th का सिलेबस होने के बाद हम क्या करते हैं, रिविजन प्लान बनाते हैं। ठीक है, कि भाई 3 दिन में ये टॉपिक रिवाइज होना है, ठीक है, या 3 दिन में ये टॉपिक यानी 1 वीक तक ये वाले टॉपिक्स रिवाइज होना है, उसके बाद आपका यूनिट टेस्ट है। अब सुनो, उसी 6 डेज में कोई टीचर किसी भी रीजन से एब्सेंट हो जाता है और वो वाला सिलेबस वो रिवाइज ही नहीं करवा पाता। अब उसके बाद जब फर्स्ट टेस्ट होता है तो बच्चों का रिविजन तो प्रॉपर हुआ नहीं, टीचर्स ने कराया नहीं, तो जैसा बच्चों को आता था बच्चों ने वैसा ही क्या कर दिया, परफॉर्म कर दिया। अब वो 6 डेज बाद वो टीचर वापिस आता है, तो ये बताओ कि वो टीचर यहाँ स्टार्टिंग से टॉपिक रिवीजन का टॉपिक उठाएगा या फिर वो नेक्स्ट वाले वीक का रिवीजन वाला टॉपिक उठाएगा, नेक्स्ट वाला उठाएगा, ऑब्वियस बात है क्योंकि प्लान बना हुआ है। अब बच्चों एक बात सोचो, जो नेक्स्ट वाले रिवीजन से टॉपिक उठाएगा तो फर्स्ट वाला जो यूनिट टेस्ट का टॉपिक था वो तो बच्चों का रिवाइज हुआ ही नहीं। तो कहते हैं कि टीचर भी प्लान के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो आप ये सोचो कि जो प्लान के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि प्लान ने रिजिडिटी क्रिएट कर दी, तो जिसकी वजह से बच्चों को फर्स्ट वाली यूनिट का टॉपिक प्रॉपरली रिवाइज ना होने की वजह से फ्यूचर में क्या फेस करना पड़ेगा, लॉस। अगर प्लान ना होता, मे भी प्लान नहीं बनाया होता, तो टीचर जो होता है 6 डेज बाद यही यानी फर्स्ट यूनिट से वो क्या करता, स्टार्ट करता, बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं होती। तो सम टाइम इंटरनल कंडीशंस की चेंज होने की वजह से इफ वी डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान देन आवर बिजनेस इज आल्सो फेस लॉस, सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज आल्सो क्रिएट रिजिडिटी। सेकेंड लिमिटेशन विल बी कि the planning may not work in dynamic environment. Everybody know that we live in a changing environment. Our environment is also changed day to day. For example, political environment, legal environment, technological environment, day to day क्या हो रहा है, रैपिड स्पीड से चेंज हो रहा है।
ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट वी कांट चेंज अवर प्लान रेगुलर, ठीक है. सो अवर प्लान may not be provide the positive result, ठीक है, when our environment are change in rapid speed, ठीक है. समटाइम हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हमारा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कि रेगुलर अपना प्लान चेंज करते रहेंगे, तो एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग हमारा प्लान हमें पॉजिटिव रिजल्ट अवेलेबल नहीं कर पाता है. सो प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट. कई बार कहते हैं कि मैम अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हम प्लान को क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, लेकिन हर टाइम प्लान को चेंज करना भी पॉसिबल नहीं होता. तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी प्लान हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं करता है, ये भी इसकी लिमिटेशन है. थर्ड आता है इट रिड्यूस क्रिएटिविटी. कहते हैं प्लानिंग हमारी क्रिएटिविटी को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है. देखो बच्चों, कल वाले वीडियो में हमने प्लानिंग की इम्पोर्टेंस डिस्कस की थी. इन इम्पोर्टेंस में एक पॉइंट आया था, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया. यानी प्लानिंग हमारे माइंड में इनोवेटिव आइडिया डेवलप करती है, हमारे इनोवेटिव और क्रिएटिव लेवल को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. आज लिमिटेशंस में टॉपिक आ गया इट रिड्यूस क्रिएटिविटी. इट मीन्स प्लानिंग इज आल्सो रिड्यूस अवर क्रिएटिव लेवल. पहले मैं लिमिटेशन आपको डिस्कस करती हूँ. कहता है इन प्लानिंग में वी डिसाइड इन एडवांस what to do, when to do, how to do and by whom to do, and every employee also do the work according to the plan. So nobody uses mind, ठीक है. Every person blindly follow the plan, every person blindly perform the work according to the plan, ठीक है. Nobody uses mind, so we can say that plan reduce creativity, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय अपने माइंड को यूज ही नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ नया सोच ही नहीं पा रहा, अपने दिमाग से काम ही नहीं कर पा रहा. तो इट मीन्स प्लानिंग उस एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है. बट इनोवेटिव आइडिया यानी इंपॉर्टेंस का पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, तो दोज पर्सन हु मेक द प्लान, ठीक है, दीज पर्सन इज आल्सो डेवलप न्यू आइडिया फॉर डेवलपिंग न्यू अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस, ठीक है. क्योंकि गोल को अचीव करने के लिए वो अपने माइंड में नए आइडिया, कुछ को नए अल्टरनेटिव डेवलप करते हैं. कहते हैं न्यू अल्टरनेटिव आर नॉट कम्स इन अवर माइंड ऑटोमेटिकली, फॉर दिस दे डू द डीप थिंकिंग, ठीक है, दे एनालाइसिस वेरियस अल्टरनेट, चूज द बेस्ट वन. इट मीन्स उन पर्सन्स का जो प्लान बनाते हैं उनका इनोवेटिव और क्रिएटिव लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है. बट दोज पर्सन हु फॉलो द प्लान, ठीक है, उनका क्रिएटिव लेवल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. क्लियर. नेक्स्ट लिमिटेशन विल बी प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, ठीक है, यानी प्लानिंग बनाने में कॉस्ट ज़्यादा आती है. कैसे कॉस्ट ज़्यादा आती है, कहते हैं व्हेन वी मेक द प्लान देन वी आल्सो नीड एक्सपर्ट्स पर्सन, प्रोफेशनल एंड क्वालिफाइड पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है. और कहते हैं एक्सपर्ट्स लार्ज सैलरी की डिमांड करते हैं. सो व्हेन आवर ऑर्गेनाइजेशन मेक द प्लान देन our organization is also appoint experts and qualified persons and also provide the large या ह्यूज उनको क्या देती है, सैलरी पेमेंट करती है ऑर्गेनाइजेशंस. इट मीन्स लार्ज सैलरी उनको पेमेंट करेगी, तो प्लान बनाने में कॉस्ट क्या आती है, ज़्यादा आती है. क्यों, एक नॉर्मल पर्सन तो प्लान बना नहीं सकता, एक एक्सपर्ट बनाता है, एक्सपर्ट्स को लार्ज स्केल पर पेमेंट करनी पड़ती है. सो वी कैन से दैट प्लानिंग इन्वॉल्व्स ए ह्यूज कॉस्ट. नेक्स्ट लिमिटेशन, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. कहते प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. वी कांट मेक द प्लान, ठीक है, विद इन नाइट, या आप एक रात में प्लान नहीं बना सकते. कहते व्हेन वी मेक द प्लान देन वी आल्सो आइडेंटिफाई वेरियस अल्टरनेटिव. वेरियस अल्टरनेटिव को डेवलप करने में भी टाइम लगता है, लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम हो जाता है. आफ्टर डेवलपिंग वेरियस अल्टरनेटिव हम क्या करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बिहाफ पे किया जाता है. सो लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम हो जाता है. फिर एनालिसिस करने के बाद भी बेस्ट वन को क्या किया जाता है, चूज किया जाता है. बेटा इन ऑल ओवर एक्टिविटी को परफॉर्म करने में लॉट ऑफ टाइम हमारा क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है. सो प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बोलते हैं. अगर हमें कोई फास्ट डिसीजन लेना हो, क्विक डिसीजन लेना हो, तो वी कांट डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान, या वी कांट वेट, वी डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान. अगर हमें कोई फास्ट एक्शन लेना है तो ये वेट नहीं करेंगे, भाई पहले प्लान बनाओ फिर आप एक्शन लेंगे, नहीं. फिर उसके बाद तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से क्या हो सकती है, लैप्स हो सकती है. सो प्लानिंग बनाने में लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम हो जाता है हमारा.
लास्ट लिमिटेशन है प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। इट मीन्स प्लानिंग हमें सक्सेस की गारंटी नहीं देती है। कहते प्लान इज मेड फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। टू मिनिमाइज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी वी टेक सम assumptions, but our assumptions are not 100% accurate। ठीक है, if our assumptions are 100% accurate, then definitely our plan is also give 100% success of guarantee, but our assumptions are not 100% accurate, sometime our assumptions are fail। और जब assumptions fail हो जाती है तो हमारा plan भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। सो कभी भी हमारा प्लान हमें 100% सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। बच्चों ये थी आपकी इंटरनल लिमिटेशंस। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशंस। कहते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशंस वो होती है, ठीक है, जिनको हम बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अनकंट्रोलेबल लिमिटेशंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल कैलामिटी। कहते हैं नेचुरल कैलामिटी में आता है अचानक कोई फ्लड, अर्थक्वेक, ठीक है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से भी हमारा प्लान क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। ठीक है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान बनाया, अचानक मेरे कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। बेटा कॉम्पिटिटर के पॉलिसी चेंज करने की वजह से डेफिनेटली मेरे पे इफेक्ट पड़ेगा, मेरा प्लान क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और फिर कहता मेरा प्लान फेल होगा तो इसका मतलब कॉम्पिटिटर की वजह से मेरा प्लान नॉट परफॉर्म द वर्क इन अप्रोप्रिएट मैनर। जैसे मैंने आपको बताया था बिजनेस एनवायरनमेंट में वेरियस फैक्टर्स है, बट ऑल फैक्टर्स क्या होता है, इंटर रिलेटेड है। इफ चेंज आर अराइज इन वन फैक्टर देन डेफिनेटली द इफेक्ट इज आल्सो अराइज इन अनदर फैक्टर। सेम यही है भाई, कॉम्पिटिटर पॉलिसी चेंज कर रहा है, उसका इफेक्ट मेरे पे पड़ेगा, तो इसका मतलब मुझे भी अपना प्लान क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है चेंज इन टेस्ट, फैशन, ट्रेंड इन द मार्केट। अगर हमारे मार्केट में कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है, या उसकी फैशन चेंज आ जाता है मार्केट में, तो उसकी वजह से भी मेरा प्लान क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इट मीन्स आवर प्लान इज मे नॉट वर्क इन ए अप्रोप्रिएट मैनर, क्योंकि कस्टमर्स का अचानक डिमांड चेंज कर दी। तो आपने जिस डिमांड को लेकर प्लान बना रखा था, अचानक जैसे ही कस्टमर का टेस्ट इंटरेस्ट चेंज हुआ तो आपका प्लान भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज आ जाता है, इट मीन जिस टेक्निक को लेकर आपने प्लान बना रखा है, अचानक वो टेक्निक क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। टेक्निक फेल हो जाती है, उस टेक्निक की मार्केट में डिमांड नहीं होती है, तो भी आपका प्लान क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्योंकि अगर आप ओल्ड टेक्निक के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली उन गुड्स की मार्केट में डिमांड ही नहीं रहेगी, और मार्केट में डिमांड नहीं रहेगी तो इट मीन्स you can't achieve your objective, your plan is also fail। change in government या economic policy, sometime managers is also make the plan for achieving the objective and अचानक क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर लेती है। ठीक है, और जैसे डिमोनेटाइजेशन कर लिया था, ठीक है, अचानक गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज कर लिया, अचानक गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जिनका इफेक्ट डायरेक्टली मेरे बिजनेस पे पड़ रहा है। तो आप सोचो बेटा, डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, पॉलिसी चेंज की गवर्नमेंट ने, लेकिन इफेक्ट कहाँ आ रहा है, मेरे बिजनेस पे। तो मैनेजर्स ने जो प्लान बना रखा था वो प्लान भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने की वजह से अवर प्लान इज नॉट वर्क इन एप्रोप्रिएट वे। क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो भी हमारा बिजनेस क्या फेस करेगा, लॉस। तो उस केस में हमें अपने प्लान को क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो ये थी हमारी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल लिमिटेशंस। जनरली जब केस स्टडी के क्वेश्चंस आप सोल्व करते हो तो एक्सटर्नल लिमिटेशंस नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, इंटरनल लिमिटेशंस ही आती है। ठीक है, इंटरनल लिमिटेशंस में लाइन को कोट करना, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, क्या क्लू हिंट होते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट वाला जनरली बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसके एक दो एग्जाम्पल भी दिए। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी में क्या होता है कि अगर मान लो हमारे प्लान में कोई अचानक, यानी मेरे बिजनेस के अंदर कोई अचानक कंडीशन चेंज हुई, सर्कमस्टांसेस चेंज हुई और उसकी वजह से मेरे बिजनेस लॉस फेस कर रहा है, मेरा प्लान प्रॉपर वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मेरा प्लान मेरे गोल को अचीव नहीं कर पा रहा, तो वो लीड्स टू रिजिडिटी आ रहा है।
ठीक है, या एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज के अकॉर्डिंग में प्लान चेंज नहीं कर पा रही, बिजनेस लॉस फेस कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात बता रहे कि पॉलिटिकल, लीगल या जो भी है। क्रिएटिविटी कब आती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे सीनियर ने क्या किया, मेरा मान लो मैनेजर है, उन्होंने मेरे से सजेशन मांगा, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि आपको क्या करना है, ये वर्क परफॉर्म करना है और इस टेक्निक को यूज करनी है। फिर मेरे माइंड में एक आइडिया है, मैं अपने मैनेजर के पास जाती हूँ और मैनेजर को सजेस्ट करती हूँ, सर इस आइडिया से तो लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम हो रहा है, मैं अपना आइडिया उनके सामने रखती हूँ, सर आप इस आइडिया से काम करो, इसमें टाइम भी कम लगेगा और गोल भी इजली से अचीव हो जाएगा। मैनेजर कहता है अपना आइडिया अपने पास रखो, जैसा मैंने ऑर्डर दिया उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करो। तो कहते हैं कौन सी लिमिटेशंस आती है बेटा, इसमें उन्होंने मेरी रिजिडिटी, मेरी जो क्रिएटिविटी है उसको क्या हो रहा है, रिड्यूस, क्योंकि उन्होंने मेरे आइडियाज या मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म नहीं किया। उन्होंने कहा कि यू डू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान, सो यू डोंट यूज एज ए माइंड। तो उस केस में प्लानिंग क्या क्रिएट कर रही है, मेरी क्रिएटिविटी को रिड्यूस, ठीक है। कई बार मैं भी बच्चों से मांगती हूँ, मान लो सजेशन मांगा कि बताओ भाई कैसा क्या किया जाए जिससे आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी आए। किसी बच्चे ने मेरे को बहुत अच्छा सजेशन दिया, मैं बच्चे को कहती हूँ अच्छा आप टीचर को सजेशन दोगे, आप कौन होते हो, मैं उस बच्चे को डांट के बैठा देती हूँ, इसका मतलब। और फिर मैं कहती हूँ कि जैसा प्लान चल रहा है यू डू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो सोचो उस बच्चे की क्रिएटिविटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर इस टाइप के हिंट या क्लू हिंट मिलते हैं। इनवॉल्व यूज कॉस्ट में आपको पता है एक्सपेंस का जिक्र होगा। टाइमिंग कंज्यूमिंग में तब आता है जनरली जहाँ आप अल्टरनेटिव कलेक्ट कर रहे हो, टाइम लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम हो रहा है, ऐसे वर्ड करके सिंपल होता है, गिवन मिलता है। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस में अजम्पशंस फेल हो जाती है आपकी, ठीक है, देन डेफिनेटली आपका प्लान भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इस टाइप के क्लू हिंट मिलते हैं। अगर मैं इंटरनल लिमिटेशंस मैंने आज मैंने प्लानिंग की लिमिटेशंस कराई है, जनरल इंटरनल याद आती है इसलिए मैं इंटरनल वर्ड बार बार बोल रही हूँ। आप पहले इन टॉपिक्स को रीड करोगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितनी भी केस आपकी बुक में गिवन होगी उनको डिस्कस करोगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करोगे, मेरे पास सेंड करोगे प्रॉब्लम को मैसेज के थ्रू, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।